लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Hello, good morning students. Today we will read about class 10 power saving chapter 1. सिविक्स में जो है क्लास 10 का जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पावर शेयरिंग, जिसमें हम लोग को जो है पावर शेयरिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन अगर इस तरह से सोचा जाए तो पावर शेयरिंग का अगर इस तरह से जो है जेन्युइन जो इसका अर्थ निकलता है कि हम एक पावरफुल व्यक्ति हैं, उसको जो है मेरे अपने पावर को बांट दे रहे हैं तो हम वीक हो जाएंगे, तो मतलब इस तरह का जो है अर्थ निकलता है जेन्युइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं जो टॉपिक्स को आप लोग डिटेल्स करेंगे तो इससे आपको जो है 100% समझ में आ जाएगा कि एक पावर शेयरिंग जो होता है इससे जो है आपका कोई भी कंट्री जो है उसके अंदर वीकनेस नहीं आता, वो कंट्री और स्ट्रांग बन जाता है। जिस तरह से अगर इंडिया की बात कहा जाए तो इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो सारे लोगों को जो है पावर शेयरिंग कर दिया गया है, जिसके वजह से हमारा देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और सारे लोग जो है यहाँ एकजुट होकर के हमारे इंडिया में जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं। तो उसी तरह से जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इस पावर शेयरिंग का क्या मतलब रहा, पूरे वर्ल्ड में जो है इस पावर शेयरिंग से क्या बहुत बड़ा चेंज आया, ये इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। जिसमें से पहला टॉपिक है आपका एथनिक कंपोजिशन ऑफ ए बेल्जियम एंड श्रीलंका। आप देखिए सबसे पहले हम समझेंगे एथनिक क्या है। तो एथनिक एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी कंट्री में जो है किसी एक कास्ट के, किसी एक रिलीजन के, किसी एक कल्चर के या रेसेस के आधार पे जो है लोगों के अंदर एक अलग सा सेंटिमेंट होता है और यह जो है यह सेंटिमेंट जो है उनको एक अलग तरह का जो रिलेशनशिप देता है, एक अलग तरह का बॉन्डिंग देता है। तो यह जो है हमारा एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम बता रहे हैं आपको कि अगर आप इंडियन हैं, आप यूरोपियन कंट्री में जैसे आप कोई भी देश को ले लीजिए, जैसे लंदन में है, तो वहां पे जो आप एक इंडियन आपके साथ जब इंडियन मिलता है तो आप वहां पर क्या होता है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्लोज होते हैं, आपको वहां पर एक तरह का अलग सेंटिमेंट दिखता है, वो आपके अलग नागरिकता को जो है वहां पर दर्शाया जाता है और आप जो है उसके साथ ज्यादा क्लोज होते हैं। अगर लोकल स्थिति में देखा जाए तो अपने कास्ट के लोगों के साथ जितना आपका बेटर रिलेशनशिप होता है वो अदर कास्ट में देखने को आपको नहीं मिलता है। तो यह क्या है, एक एथनिक है, इसी को हम कहते हैं एथनिक। तो एथनिक कंपोजिशन जो है वो किसी भी कंट्री के लिए जो है अलग अलग हो सकता है। अब यह एथनिक कंपोजिशन ये एथनिक जो है आपके कल्चर के आधार पर हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है, रेस के आधार पर हो सकता है। तो यह है, इसी को हम एथनिक कहते हैं। आई होप दैट आप एथनिक के बारे में जो समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो इसमें जो है एथनिक में जो है हम लोग एक बेस लेते हैं, वो बेस है लैंग्वेज का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में जो है हमको ये क्या पढ़ना है, बेल्जियम और ये श्रीलंका के बारे में जो है एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ करके हम क्या करेंगे। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल ये दिया गया है और इसको आप अच्छी तरह से समझते हैं ना, तो आपको आगे चल करके जो है बहुत सारे जो चैप्टर हैं उसमें कुछ टॉपिक्स को समझने में जो है आपको काफी मदद मिलेगा। इसलिए जो है इस चैप्टर में जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको ये समझाया गया है कि इस तरह से जो है आपको पावर शेयरिंग जो है उसका प्रैक्टिस इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक्स को। तो हम लोग देखेंगे क्या कि एथनिक्स में जो है हम जब लैंग्वेज को लेकर के चल रहे हैं तो हमारे पास जो है दो केस स्टडी है। लैंग्वेज के आधार पर जो एथनिक को समझाने के लिए जो है हमारे पास दो केस स्टडी है और वो एक एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का और दूसरा है श्रीलंका का।
तो हम चलते हैं पहले बेल्जियम। बेल्जियम में आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, आपके बुक में भी जो है मैप्स दिए हुए हैं, तो वो मैप्स जो है यहाँ पर जो है ड्रा करना थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, इसलिए मैं आपको जो इस तरह के थ्योरी के रूप में जो है इस टॉपिक को लिख करके समझाना चाह रहा हूँ। और उस मैप को भी आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि बेल्जियम जो है आपको फ्रांस के अपर साइड में जो है एक रीजन है। तो बेल्जियम में एथनिक लैंग्वेज क्या था, तो इसमें जो है कंट्री और कैपिटल दो सब ग्रुप में इसको बांटा गया है। एक कंट्री में एथनिक लैंग्वेज क्या था उनका, और एक कैपिटल में जो है एथनिक लैंग्वेज क्या था। तो कंट्री में जो है 59% फ्लेमिश रीजन, डच नॉर्थ। इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक जो है इस तरह का जो है आपको बेल्जियम का एक मैप है, ये हालांकि यह मैप नहीं है बेल्जियम का, मैं यहाँ पर से समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आपका जो है नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो बेल्जियम को जो है नॉर्थ और साउथ रीजन में जो है दो हिस्से में बांटा गया था, एक फ्लेमिश रीजन और दूसरा है वॉलोनियन रीजन। ये रीजन है, और ये दोनों रीजन जो है नॉर्थ और साउथ रीजन में जो है बांटा गया है। तो एक जो नॉर्थ साइड का जो रीजन है उसको हम फ्लेमिश रीजन कहते हैं, जिसमें ये डच बोलने वाले जो लोग थे वो 59% थे। और वॉलोनियन रीजन में जो है साउथ में है, जिसमें आपको 40% जो लोग थे वो ये साउथ रीजन में पाए जाते थे वॉलोनियन रीजन में। तो वो जो है आपको 40% इनकी जनसंख्या थी। तो इस एथनिक ग्रुप में जो है आपको पावर शेयरिंग में आपको ये देखने को मिला, और बाकी जो है 59% और 40% जो अगर आप ऐड करते हैं तो 99% होता है। तो 1% जनसंख्या जो है आपका बेल्जियम में जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन का है। तो 1% जो है जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन का है। तो ये टोटल जो है आपको ये एथनिक ग्रुप है आपको ये बेल्जियम का। इसमें जो है आपको वॉलोनियन रीजन में 40% जो है आपको फ्रेंच बोलने वालों की संख्या है ये। तो यह जो है आपको कंट्री साइड का जो एथनिक लैंग्वेज ग्रुप था। अब आते हैं कैपिटल। तो बेल्जियम की राजधानी कैपिटल जो सिटी है वो है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में जो है एथनिक कंपोजिशन क्या था लैंग्वेज का, तो वहां पे 80% जो है स्पीक फ्रेंच, 80% जो लोग थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। बाकी 20% जो है स्पीक्स डच, और 20% जो है डच बोलने वाले लोग थे। तो आप देख रहे होंगे कि ये उसके कंट्री साइड में और उसके कैपिटल्स में ये दोनों ग्रुप में जो है आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिख रहा होगा कि कंट्री में जो है फ्लेमिश रीजन वाले जो डच बोलने वाले जो लोग हैं उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है, 59% है। और वही कैपिटल में देखा जाए तो यहाँ डच बोलने वाले 20% है। फिर उसी तरह से देखा जाए तो वॉलोनियन रीजन में जो है 40% जो फ्रेंच है, और कैपिटल में इनकी मेजॉरिटी जो है 80% है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिख रहा है। और यह कंट्रास्ट जो है यही एथनिक जो लैंग्वेज का ये ग्रुप है, इसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से जो है आपको फ्रांस में जो है बेल्जियम में जो है आपको यह डाइवर्सिटी देखने को मिला। तो यह आपका जो है ये एथनिक कंपोजिशन था आपको बेल्जियम का। अब आप उसके बाद हम देखते हैं, तो ये इसको आप लोग समझ गए होंगे कि जो फ्लेमिश रीजन में जो है जो 59% जो है डच बोलने वाले लोग हैं, और कैपिटल में जो है आपको 20% डच बोलने वाले हैं। तो जो कंट्री में जो मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में क्या है, माइनॉरिटी में है। जो कैपिटल में जो है मेजॉरिटी में है वो कंट्री में माइनॉरिटी में है। तो 100% जो है यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिख रहा है, एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी दिख रहा है। और आप जानते हैं कि जहाँ पे मेजॉरिटी ज्यादा होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको काफी जो है प्रिविलेज मिलता है। आप हर जगह देख रहे होंगे कि एक लोकल सेक्टर में या कहीं भी जो है आपको जहाँ कास्ट का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, एक रिलीजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो उस एरिया में जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो जस्ट लाइक जो है आपको इस तरह से जो है
बेल्जियम में भी यही था कि ये पूरे कंट्री में जो है 59% डच बोलने वाले लोग थे, लेकिन कैपिटल में जो है उनकी जो संख्या कम थी। प्लस कैपिटल्स में जो है फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 80% थी, और वो जो कंट्री में उनकी संख्या जो है मात्र 40% ही था। तो यह कहीं ना कहीं जो है डाइवर्सिटी थी, जिससे यह मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वहां पर जो है वो इवन नहीं था। इवन नहीं होने का रीजन क्या था कि वहां कंट्री में जो है सिविल वार होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर जो है जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहेगा। लेकिन यहाँ जो था वो दोनों का जो है कंट्रास्ट जो ऐसा था कि जो कहीं ये फ्रेंच बोलने वाले जो है मेजोरिटी में थे, तो कहीं डच बोलने वाले मेजोरिटी में थे। तो यह स्थिति थी जो है आपको फ्रेंच ये बेल्जियम का। उसके बाद से हम लोग एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका में जो है एथनिक कंपोजिशन क्या था, तो देखिए श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन था, उसमें जो है वहां पे श्रीलंका की जो आप देखते हैं, श्रीलंका जो है एक इंडियन ओशियन में जो है आपको एक आइलैंड है जो इंडिया में जो है नीचे पड़ता है, जिसमें जो है 74% जो जनसंख्या है वहां की वो सिन्हाला स्पीकर्स की है। यानी वहां पे एक लैंग्वेज है सिन्हाला, वहां पे जो सिन्हाला लैंग्वेज वहां पे आप पढ़े होंगे, बहुत सारे जो सिन्हाला डेंसिटी भी थी वहां पे। तो वहां के राजा वगैरह जो है सेंट्रल पार्ट में श्रीलंका में रहा करते थे, तो वहां पे मोस्टली जो है सिन्हाला स्पीकर जो है 74%। उसके बाद में तमिल स्पीकर्स 18%, यानी तमिल बोलने वाले जो थे वो 18% थे। फिर उसके बाद है श्रीलंकन तमिल्स 30%। अब ये देखिए श्रीलंकन तमिल्स क्या है, ये भी तमिल ही थे, लेकिन ये श्रीलंकस थे। श्रीलंकन तमिल का मतलब क्या हो गया ना कि ये वहां के नेटिव थे, यानी जब से जो है श्रीलंका आइलैंड का जो निर्माण हुआ है तब से जो है वो वहां के लोकेलिटी जगहों पे रहते थे, इनका लोकल रीजन था। और ये तमिल स्पीकर थे, और ये श्रीलंकन तमिल स्पीकर के लैंग्वेज, कल्चर और हर चीजों में डिफरेंस था। और एक इंडियन तमिल थे जो 5% थे। अब ये इंडियन तमिल कौन थे, तो आप जानते होंगे कि श्रीलंका जो है चाय और ये रबड़ की खेती के लिए जाना जाता था। तो पहले जो अंग्रेज हुआ करते थे, तो अंग्रेज जो है यहाँ पर जो है अपने इंडियंस को जो है वहाँ तमिल में लेकर के चले जा रहे थे, और वहाँ पे उनसे जो है फसल वगैरह जो है खेती वगैरह कराया करते थे। तो क्या हुआ कि यहाँ के जो तमिल जो है वहाँ श्रीलंका में जब गए, तो जाने के बाद जो है वो वहां पर रह करके उनको वहां अच्छा लगा, और वो लोग वहीं पर जो है अपना लोकेलिटी बना लिए, अपना सेटलमेंट बना लिए। और जो अंग्रेज लोग चले गए वहां से, तो इनके जो फोर फादर्स थे, इनके जो पूर्वज थे, वो वहीं पर रह गए। तो यह जो है 5% जो है जनसंख्या जो है आपको इंडियन तमिल से श्रीलंका में। और उसके बाद जो है तो इस तरह का जो है एथनिक कंपोजिशन था श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे या तमिल या श्रीलंकन या इंडियन तमिल थे, तो इनका कोई एक रीजन नहीं था। यह जो है पूरे श्रीलंका में जो है अलग अलग पार्ट में हर जगह थोड़े थोड़े जो है पाए जाते थे। जिस तरह से हम लोग बेल्जियम में देखेंगे नहीं, फ्लेमिश रीजन जो नॉर्थ साइड में है वहां पर 59% पाए गए, और 40 ओबलिनियन रीजन में जो है आपको साउथ में जो है आपको 40% जो है पाए गए। लेकिन नहीं, यहाँ श्रीलंका में क्या है कि यह जो पार्ट्स है वो हर जगह एक दूसरे से काफी घुला हुआ था, मिक्सड था। और इसके बाद देखते हैं हम मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स बौद्धिस्ट तमिल स्पीकिंग पीपल्स आर बौद्धिस्ट। अक्सर जो है जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, यानी जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, वो ज्यादातर बौद्धिस्ट थे। उनका जो रिलीजन था, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म जो है काफी विकसित हुआ था, और वहां पे जो है इंडियंस जो राजा भी थे वो श्रीलंका को जो है बौद्धिस्ट कंट्रियों में जो है मतलब उसको डेवलप करने में काफी मदद किए थे, जैसे अशोक का नाम आता है। तो वहां पे जो बौद्धिस्ट कल्चर था, और तमिल से स्पीकिंग पीपल्स आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। और वहां के जो तमिल भाषा के जो लोग थे, यानी जो तमिल बोलते थे, उनमें वो मिक्सर था, वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। उसके बाद जो है 7% पॉपुलेशन इज ऑफ क्रिश्चियंस, दे स्पीक तमिल एंड सिन्हाला। और 7% जो वहां जनसंख्या थी वो तमिल पॉपुलेशन थी, 7% जो पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस थे। और वो लोग जो है वो तमिल भी भाषा बोलते थे और सिन्हाला भी भाषा बोलते थे। तो आपको जो है इस चैप्टर में जो है हम लोग को यही देखने को मिला कि एथनिक कंपोजिशन जो है आपको बेल्जियम और श्रीलंका का जो है आपको एक केस स्टडी जो है हम लोग पढ़े। तो इसी एथनिक कंपोजिशन की वजह से जो है आगे हम लोग
चैप्टर में पढ़ेंगे, टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कि श्रीलंका में जो है मिलिटेरियन का क्या इन्फ्लुएंस रहा। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पढ़ना है आपको श्रीलंकन मिलिटेरियन। देखिए इस एथनिक कंपोजिशन से हमको ये पता चला कि आपको बेल्जियम में और श्रीलंका में या लैंग्वेज के आधार पे जो है लोग वहां पर बटे हुए थे, उनका अपना अलग एथनिक कंपोजिशन था। और इसी एथनिक कंपोजिशन की वजह से जो है बेल्जियम में या श्रीलंका में जो भी सिविल वार हुए वो इसी की वजह से हुए। अब इसके पीछे यही रीजन था कि बेल्जियम में तो क्या था कि 59% जो डच बोलने वाले थे जो कंट्री में, उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, प्लस कैपिटल में वो क्या थे, कम थे। कैपिटल में इनकी माइनॉरिटी थी लेकिन कंट्री में मेजोरिटी था। अब वही जो है 40% जो है बोलियन रीजन में फ्रेंच थे, यानी कंट्री में इनकी संख्या कम थी लेकिन कैपिटल में इनकी संख्या ज्यादा थी। तो यह जो है ना ये बैलेंस में था। यहाँ पर सिविल वार होने का जो चांसेस थे वो थे लेकिन वो कम थे। लेकिन यहाँ श्रीलंका में क्या था कि 74% जो है सिंहला स्पीकर्स पाए जाते थे और यहाँ पे सिविल वार होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, इसलिए कि सिंहला की संख्या ज्यादा था और ये लोग जो है अपने हिसाब से जो है श्रीलंका में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और अपना प्रभाव दिखाने के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर अपना प्रिविलेज, अपना ऑफिशियल वर्क या अपने जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है अपने लोगों को जो है काफी प्रिविलेज उन्होंने दिया, जिसके वजह से जो है तमिल के लोग जो है वो इस जाति से जो है अपोज किए और यह जो है धीरे धीरे श्रीलंका में सिविल वार में चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग इस टॉपिक को देखे हैं आज। ये आपका जो पावर शेयरिंग का पहला टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मिलिटेरियन ऑफ श्रीलंका। So that's end some topics. Welcome to watch the video. और आप लोगों से जो है ये आग्रह है कि आप बुक जो है जल्द से जल्द जो है अपना ले लें और उसको बिना बुक के जो है आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यह जो है आपका आउटलाइन डायमेंशन इस चैप्टर का जब तक आप बुक खोल करके नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आउटलाइन डायमेंशन आपको समझ में नहीं आएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है स्कूल की जो व्हाट्सएप नंबर है उसके जो है अपना जो है जो भी कमेंट सेक्शन है उसको आप भेज सकते हैं। हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपके पास जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग शूट आउट करेंगे। थैंक्स। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.